हेलो फ्रेंड्स। आज से हमारा मेंस पॉलिटी सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ये जो हमारी सीरीज है ये टोटली मेंस ओरिएंटेड रहने वाला है। ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखें। और इस सीरीज में जो हम है जो भी सिलेबस से रिलेटेड हर एक टॉपिक जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम PYQs डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि PYQs हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम PYQ इसमें डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन से डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से डायमेंशंस हमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें और जो भी करंट के टॉपिक्स हैं हम उसको रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसको लास्ट तक पूरी सीरीज को ज़रूर देखिए और इसके साथ ही आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला लेक्चर जो प्रीएम्बल पे होने वाला है। ठीक है, प्रीएम्बल को समझने से पहले हमें इसके 2-3 क्वेश्चंस को समझना होगा कि हमें प्रीएम्बल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, और क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, और क्या प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या इसे अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, ये अमेंडमेंट की पावर किसके पास है, ये सारे क्वेश्चंस हम समझेंगे। और आप देखेंगे हम अभी PYQ भी डिस्कस करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस इसी के थीम पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे PYQ में पूछे गए हैं, चाहे वो UPPCS हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो, आप किसी का भी क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीएम्बल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है ये प्रीएम्बल और कहाँ से आया ये प्रीएम्बल। तो पहली बार M.N. रॉय ने 1934 में M.N. रॉय जी ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाने की मांग की थी। ठीक है, और उसके बाद 1935 में क्या हुआ, उनकी ये जो मांग है, कांग्रेस सेशन जो हर साल कांग्रेस का सेशन होता था, तो 1935 में जो सेशन हुआ था उसमें ये मांग मान ली गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी ये तो यहाँ पे मान ली गई। फिर लगभग 1940-41 में M.N. रॉय जी ने क्या कहा कि चलो आप संविधान तो बना रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका जो उद्देश्य है, उसके ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई या निर्धारित करना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं करते तब तक संविधान ढंग से नहीं बन पाएगा। ओके, तो इन्हीं के कथन को मानते हुए जो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक सबको पता है 9 दिसंबर को हुई थी, तो इसमें जो भी अध्यक्ष वगैरह को चुना गया, और उसके बाद जब इसकी दूसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को, तो इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए, जवाहरलाल नेहरू जी क्या लेके आए, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए 13 दिसंबर 1946 को। ओके, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे बाद में जाके क्या किसमें चीज में कन्वर्ट हुआ, ये प्रीएम्बल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये 13 दिसंबर को ये हुआ, लेकिन इसको अडॉप्ट फाइनली कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अब अगर उद्देश्य प्रस्ताव के मूल सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करें तो ये मेनली इसके 3 मूल सिद्धांत हम कह सकते हैं कि एक तो भारत का चरित्र कैसा होगा, दूसरा हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय की मूल समस्या क्या थी, और तीसरा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना। ठीक है, तो भारत का चरित्र कैसा रहने वाला है, मतलब क्या लोकतंत्र बनने वाला है या गणतंत्र है, इसमें न्याय व्यवस्था कैसे रहने वाली है, तो ये सब क्या दर्शाता है कि भारत का चरित्र कैसा होगा। उस समय मूल समस्या क्या थी, गरीबी थी, जात पात थी, अशिक्षा थी, ये सब उन समय की मूल समस्या थी। तो ये सब हमें इसके मूल सिद्धांत में, जो उद्देश्य प्रस्ताव के मूल सिद्धांत में हमें ये सब देखने को मिलता है। और तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें भारत को किस तरह से स्थापित करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सबसे पहले हम एक बार PYQ देख लेते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक बार हम प्रीएम्बल भी पढ़ लेते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें कही गई है। तो आप देख सकते हैं प्रीएम्बल
सबसे शुरू कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, to do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठान और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या दिया है? हम भारत के लोग, और इसमें उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, इस की पॉइंट्स को हम समझेंगे, और उसके बाद इसमें और क्या दिया गया है, जो हमारा डेट है ये मेंशन है। ओके, चलिए अब हम एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2019 में आया है ये, भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में संतृहित है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखें 2021 में क्वेश्चन आया है, संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है, स्पष्ट कीजिए। ओके, और उसके बाद 2023 में क्वेश्चन आया है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारत के संविधान की प्रस्तावना में संतृहित है, मतलब यहाँ भी ये दर्शन की बात की गई है, ये देखिए यहाँ भी ये दर्शन की बात की गई है, संविधान का दर्शन। तो अगर हम पीवाईक्यू, अगर किसी ने 2019 का पीवाईक्यू लगाया होगा तो उसके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा करना। तो इसीलिए जो पीवाईक्यू है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी साल कोई भी पेपर दो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप पीवाईक्यू जरूर से जरूर लगा के जाएं। और अभी हम इन सब पीवाईक्यूज पे जो हमारे सेशन है उसका एंड में डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इसके जो मॉडल आंसर चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या जो हमारा मॉडल आंसर वगैरह है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जो हमारा नंबर है उस पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि आप सबको पता है जो हमारा क्वेश्चंस होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, प्रस्तावना, उसके बाद जो मेन बॉडी पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन होता है हमारा। ठीक है, जो हमारा मेन पार्ट होता है वो ये होता है, लगभग हमारा 70 to 80% जो हमारा राइटिंग, जो हमारा आंसर राइटिंग का पार्ट है वो यही ले जाता है, लगभग 10% ये लेके जाता है, लगभग 10% ये लेके जाता है। ठीक है, तो हम इस मतलब 20 से 25 शब्द हम इसमें देंगे, 20 से 25 शब्द हम इसमें देंगे, और बाकी जो हमारा बचेगा वो हम इसको देंगे। तो हम ऐसे करके जो हमारा अपना आंसर है उसको बांट सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम इंट्रोडक्शन अपना 4 पेज भर दिया इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल नहीं करना है, या कंक्लूजन में इतना बड़ा कंक्लूजन दे दिया, नहीं। ये सब हमारा जो आंसर है उसका क्रक्स होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन है बहुत छोटा होना चाहिए, जो हमारे कंक्लूजन है ये बहुत छोटा होना चाहिए, और मेन जो हमारी चीजें हैं वो सब जो हमारे बॉडी पार्ट में, मेन बॉडी में होगा उसमें जाना चाहिए। हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम है उसमें हमें लगभग 180 मिनट मिलता है, इसमें ही हमें अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है।
ठीक है। तो अब इतने क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें पहले उसका रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, हमें कौन सा आंसर कैसे लिखना है, कौन सा आंसर कितने टाइम में लगा के लिखना है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम 125 वर्ड वाले आंसर की बात करें, 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, 125 वर्ड वाला, एक 200 वर्ड वाला। ठीक है, तो अगर 125 वर्ड वाले की बात करें तो हम इसमें 7 मिनट लगा सकते हैं, और अगर 200 वर्ड वाले की बात करें तो लगभग 11 मिनट लगा सकते हैं। 11 मिनट भी नहीं, आप इसको लगभग 9 से 10 मिनट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी आएगा कि कभी आपको कोई साइन करना है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो आप लगभग इसको मान लीजिए 10 मिनट और इसको 6 मिनट। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा कंप्लीट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें, या जो आप अपना आंसर है उसको लिखते रहें और अपना जो स्पीड है उसको मेंटेन करें। ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए लेके बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। ठीक है, क्या है? एक इंट्रोडक्शन है किसी भी चीज़ का। जैसे आप एक बुक पढ़ते हो, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आप पता लगाते हो कि अच्छा अगर अपनी पृथ्वी के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम पॉलिटी पढ़ के या हिस्ट्री पढ़ के अपनी पृथ्वी के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो वैसे ही क्या है कि जो प्रस्तावना है वो इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक लघु सारांश की तरह ये काम करता है। ठीक है, और ये आपको बताता है कि जो संविधान के अंदर का जो उद्देश्य है या जो उसका मुख्य विचार है वो क्या है। क्लियर? अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो प्रस्तावना एक संक्षिप्त और व्यापक परिचय है, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। ओके, ये हमें गारंटी देता है, किस टाइप का गारंटी देता है? तो जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का। ठीक है, क्या देता है प्रस्तावना हमें? प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता और समानता गारंटी देता है। ठीक है, उसके बाद यह लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। ये एक संविधान का अभिन्न अंग है। ओके, और इसको संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल या मार्गदर्शन के सिद्धांत के रूप में भी ये कार्य करता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द ना हमारे सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो शब्द है इनके ऊपर से क्वेश्चंस भी हमारे बन सकते हैं। तो हम पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संप्रभु यानी सॉवरेन। ओके, सॉवरेन मतलब क्या होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य। ठीक है, मतलब जो एक राज्य का जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है, जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, वो टोटली, चाहे वो इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, वो टोटली फ्री है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। उसके ऊपर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। ओके, अब अगर हम देखें कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है कि संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु राज्य है। क्या आज के हालत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संप्रभुता रखता है? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन, अगर हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? सबसे पहले हम तो इंट्रोडक्शन में डालेंगे संप्रभुता होता क्या है, या एक संप्रभु राज्य क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि संप्रभुता क्या है, तो हम इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम लिखेंगे कि क्या संप्रभु राज्य है या नहीं है। तो इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे। आर्टिकल 2 और 3 क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी जो एक्वायर्ड टेरिटरी है उसको नाम चेंज कर सकती है, या उसके पास पावर है कि स्टेट को यूटी को स्टेट में चेंज कर सकती है। ऐसे ये सब पावर इंडिया के पास, मतलब इंडिया के पार्लियामेंट के पास दिया गया है। ओके, और उसके बाद अगर हम
देखें तो हम इसमें ये भी डाल सकते हैं कि जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था कि जो इंडिया है वो सॉवरेन स्टेट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल दे के समझे तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स लगाए जा रहे थे या लगाने की कोशिश की जा रही थी, उस टाइम पे भी इंडिया ने क्या किया, रशिया से ऑयल परचेस करके ये प्रूव कर दिया कि जो इंडिया है वो सॉवरेन कंट्री है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने पॉजिटिव यहाँ पे टर्म्स दिए हैं तो हमें कुछ इसके नेगेटिव्स भी देने पड़ेंगे कि क्या सच में है सॉवरेन कंट्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे ट्रीटी साइन कर रखे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना पड़ता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं वियना कन्वेंशन, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जहां हर कंट्री को एक दूसरे के नीड्स एंड डिमांड के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी को इफेक्ट होता है। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF कह सकते हैं या वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं, इन सब के भी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि 1991 की जब LPG रिफॉर्म्स आ रहे थे तो जो IMF ने कुछ शर्तें रखी थी जो इंडिया को उस टाइम पे माननी पड़ी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब कंक्लूजन में हम क्या डालेंगे, हमने पॉजिटिव भी डाला नेगेटिव भी डाला, ठीक है। अब अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें तो हम इसके कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं कि करंट सिनेरियो के हिसाब से जो सारी कंट्री है वो कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन को फेस कर रही है ना, क्योंकि अगर ट्रीटी साइन की जा रही है तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया ने ट्रीटी साइन किया है या वर्ल्ड बैंक सिर्फ इंडिया पे हावी है या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इंडिया ने किया है, ऐसा तो नहीं है। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए जो सब कंट्री की सिचुएशन है कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। जो प्रैक्टिकली हर एक कंट्री कह सकते हैं कि सॉवरेन नहीं है, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या है, कंप्लीटली सॉवरेन कंट्री है। ऐसे हम इसको कंक्लूड करके अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखें दूसरा क्या है, समाजवाद। समाजवाद क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। समाजवाद यानी सोशलिज्म क्या है, समाजवाद का सिद्धांत सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, जहां सरकार समाज में व्याप्त बुराई जैसे कि जो अवसर की कमी है या सामाजिक असमानता वगैरह को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत के समाजवाद के सिद्धांत को सत्यापित करता है, ठीक है। जो DPSP वगैरह, DPSP आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 जीवन यापन का अवसर प्रदान करना, ठीक है। आर्टिकल 39A क्या होता है, मुफ्त कानूनी सलाह। और उसके बाद आर्टिकल 41 कल्याणकारी सरकार। तो ये सब हम क्या कह सकते हैं, ये सब जो हमारा समाजवाद या सोशलिज्म का उदाहरण है। अगला हम देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक रूप है जिसमें राज्य सभी धर्मों की समानता को मान्यता देता है, लेकिन उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। जो भारत है वो हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा लोकतांत्रिक। तो भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। इसके प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ओके, तो भारत में जो लोगों का प्रतिनिधि करते हैं, जो जैसे हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उन सबको जो चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, भारत के लोगों के द्वारा चुना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है न्याय। तो सभी भारतीय नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में
समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किस टाइप, कौन कौन सा न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के तौर पे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम गणतंत्र। यह एक ऐसे राज्य को दर्शाता है, यह संदर्भित करता है जिसमें लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सर्वोच्च शक्ति होती है और राज्य का मुखिया वंशानुगत राजा या तानाशाह के बजाय निर्वाचित होता है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे एक राजा हो गया, ठीक है, और उसके फैमिली या उसके जो बेटे हैं वही नेक्स्ट राजा बनेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, जो हमारा कंट्री है वो एक गणतंत्र राज्य है, मतलब जो यहाँ का मुखिया होगा वो हमारे द्वारा जो निर्वाचित या हमारे द्वारा जो चुना गया लोग होगा वही होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि जो आज जैसे मोदी जी हैं तो नेक्स्ट जो पीएम होंगे उनके बेटे ही होंगे, ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम देखें स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। मतलब भारत जो है वो अपने जो नागरिक है उनको हर तरह की आजादी यानी स्वतंत्रता दिए हुए है, चाहे वो विचारों की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता हो, विश्वास रखने की, आस्था रखने की, कोई भी रिलीजन मानने की, किसी तरह से पूजा करने की, किसी भी टाइप में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, समानता यानी समान अवसर और समान स्थिति को संदर्भित करता है। समानता, हर लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, ये बताता है। और बंधुत्व यानी भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को संदर्भित करता है। तो वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो ये हमारा क्या है, भाईचारे को दर्शाता है। ओके, अब अगर मैं इंग्लिश में भी देखें तो प्रिएम्बल का क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और लिबर्टी। ओके, अब प्रिएम्बल का जो बेसिकली जो आइडिया होता है उसके जो ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट या थिंग्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो जो हमने देखा प्रिएम्बल्स, मेनली जो प्रिएम्बल का आइडिया है वो किस चीज पे टिका हुआ है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सोर्स हमारे क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पावरफुल किसे बताया गया है, हमें, हम भारत के नागरिकों को। उसके बाद क्या बताया गया, नेचर, इंडियन स्टेट की नेचर या प्रकृति कैसी है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसकी प्रकृति ऐसी है। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी देना, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, लिबर्टी मतलब क्या हुआ, आजादी। ओके, इक्वालिटी प्रोवाइड करना और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करवाना। ओके, और नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ एडॉप्टेशन, मतलब ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो प्रस्तावना मूलतः इन विचारों, उद्देश्यों का विचार देती है। ओके, अब अगर हम देखें इसके प्रस्तावना का महत्व या सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी क्या महत्व है, तो ये क्या करता है, सिंबलाइज द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया के यूनिटी और डाइवर्सिटी को दिखाता है। ये क्या है, ये सोल है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा है प्रिएम्बल। ओके, ये क्या बताता है, बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज को बताता है। सो सर्व एज गाइडिंग लाइट फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्या एक प्रकाश प्रदान करता है कि मतलब आप इस पाथ को फॉलो करके जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं, तो गाइडिंग लाइट है ये गवर्नमेंट का। सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, सिविक ड्यूटी एंड कमिटमेंट, ये क्या और क्या प्रोवाइड करवाता है, जो पैट्रियोटिज्म का फीलिंग है, जो सिविक ड्यूटी है या जो कमिटमेंट है हमारा अपने देश के प्रति या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ये सब हमें बताता है। ओके, अब अगर हम देखेंगे कुछ केसेस आए थे जो हमारे प्रिएम्बल से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है कि क्या प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ये सब पे बहुत बार डिस्कशन चला। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले बेरूबरी केस 1960 में आया था
और इसमें मेनली अगर हम बात करें, बेरुवरी केस 1960 में आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रिएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, जब अभी हमने शुरू किया अपना लेक्चर, उस टाइम पे हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन देखा कि क्या प्रिएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले बेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रिएम्बल। क्लियर। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, और जो पहले का डिसीजन था उसको बदल दिया, और ये कहा गया कि प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रिएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती मेनली किस चीज पे टोटली डिपेंडेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर पे, वो बेसिक स्ट्रक्चर की ही बात करता है। तो जो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर, मूल स्वरूप को कोई नुकसान पहुंचाए। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था 1995 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रिएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये केसेस आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि प्रिएम्बल को क्या कभी अमेंड किया गया है, या अमेंड किया भी गया है तो किसने अमेंड किया है। तो प्रिएम्बल को आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लगभग सब कुछ ही अमेंड कर दिया गया था, तो उसमें हमारे प्रिएम्बल को भी अमेंड किया गया 1976 में। तो केशवानंद भारती केस फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ओके, उसके बाद संविधान के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत संशोधित किया जा सकता है? 368 के तहत, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधित नहीं किया जा सकता। अभी बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में इसका बदलाव नहीं लाया जा सकता। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, जब 42वां संशोधन था 1976 का। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 चीजों को जोड़ा गया। कौन कौन सा 3 चीज था वो? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। और राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, मतलब यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन लेके आया गया। अब हमारे जो आंसर्स है उसको लिखने के लिए हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसके कथन को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, जो हमारे आंसर्स को बहुत अच्छा और ऑथेंटिक बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने क्या कहा था प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। ठीक है, मतलब द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। KM मुंशी जी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। डिस्क्राइब दैट इट इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? KM मुंशी जी ने कहा था। और NK पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो NK पालकीवाल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं जो हमने अपने PYQ क्वेश्चंस देखे हैं उसको हम देखते हैं कि हम उसका आंसर अब कैसे लिख सकते हैं। चलिए, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिएम्बल से कैसे पूछे जाते हैं, तो एक बार हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो गए, मतलब एज इट इज तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन अगर बाय चांस जो इस बेस है वो अगर रिपीट हो गया तो हमें ये क्वेश्चन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कैसे क्या आंसर लिखने की जरूरत है। तो क्वेश्चन है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, या व्हाई इज द प्रिएम्बल कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना को दर्शन क्यों कहा जाता है। 125 शब्द में आपको आंसर लिखने, लगभग 6 से 7 मिनट देना है आपको ये आंसर लिखने में।
तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दर्शन क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा गया, तो स्टार्टिंग भी हमें यहीं से करना पड़ेगा। तो क्या है, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का बहुत ही एक अभिन्न अंग है। यह संविधान की भावना का उद्देश्य और मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, ये संविधान की कौन सी भावना को स्पष्ट करता है? उद्देश्य और मूलभूत सिद्धांत के को ये स्पष्ट करता है। और प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब कैसे व्यक्त करते हैं इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ पॉइंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो अब हम जो अपना मेन बिंदु है, मतलब जो मेन बॉडी है, उसमें हम क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं कि कैसे ये हमारे इस बात को प्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, वो क्या है? संविधान की आत्मा है। क्लियर है? उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें सामाजिक, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य वगैरह की बात की गई है कि क्या है, जो हमारा देश है वो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। ये सब बात कहाँ की गई है? तो हमारी प्रियम्बल में की गई है। उसके बाद ये न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भी बात करता है, ये बंधुता की भी बात करता है। ओके, ये संविधान के उद्देश्य को भी बताता है और ये क्या करता है? नैतिक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है और एक तरह से संविधान की व्याख्या भी करता है। क्लियर है? ये सब पॉइंट हमारा जो है वो हमारे इस चीज को प्रूव कर रहा है। और लास्ट में जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष में हम ये बताएंगे कि हाँ, कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन इसलिए कहलाती है क्योंकि यह संविधान की आत्मा और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। यह हमारे राष्ट्र की दिशा, उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट करती है और हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। तो हमारे यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया कि ये दर्शन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये हमने यहाँ दे दिया। कहा जाने का जो वो प्रूफ था वो हमने यहाँ दे दिया और यहाँ से हमने हेंस प्रूफ, ऐसे मैथ्स में आपने करा होगा हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, तो वही यहाँ से हमने ये बोल दिया कि इसीलिए ये कहा जाता है। ठीक है, आपको ऐसे ही जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम देना है। आप इस क्वेश्चन से, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन से अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा के, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो घुमा के पूछ लिया जाता है उसमें आप अपना टाइम लगा सकते हो। या तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने जो डिटेल्स वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह, और भी एग्जाम हॉल में आपने देखा होगा बहुत तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है टाइम वेस्ट होता है। तो वो सब जो टाइम हमें अपना बचाना है वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही हम बचा सकते हैं। तो PYQ आप जितना ज्यादा से ज्यादा करके जाएंगे वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए हम अगर एक और क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी प्रियम्बल से ही रिलेटेड है कि संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 125 शब्दों में ही उत्तर लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के मूलभूत लक्षणों और आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक सिद्धांतों को दर्शाती है। अब कैसे दर्शाती है ये हम उसके मेन पॉइंट में देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हाँ, कि संविधान की आत्मा और मार्गदर्शन सिद्धांत को जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है वो दर्शाती है। अब हम देखेंगे कैसे दर्शाती है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें संप्रभुता की बात की गई है, सोवरेनिटी की बात की गई है, या समाजवाद या सोशलिज्म की बात की गई है। उसके बाद धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की बात की गई है। इसमें लोकतंत्र की बात की गई है यानी डेमोक्रेसी की बात की गई है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। ओके, और उसको इस आंसर को कंक्लूड करते हुए हम अपना निष्कर्ष देंगे कि संविधान की उद्देशिका भारतीय राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और मानव गरिमा की वृद्धि का संकल्प लेती है। यह संविधान की आत्मा और मार्गदर्शन सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करती है और न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समान समाज की स्थापना में सहायक है। तो इस तरह यहाँ से हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने यहाँ पे बात कही है वो
हमारी इस बात को, जो क्वेश्चन है उसको प्रूव करती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आंसर्स उसको आपके अकॉर्डिंग कैसे लिखने हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, और ये तभी होगा जब आप हमें बताएंगे कि आपको इसकी जरूरत है। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आगे का आपको ये जो पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है ये पूरी मेंस ओरिएंटेड रहने वाली है। तो इस जो लेक्चर है इसको आप ज़रूर एक बार पूरा लेक्चर देख के जाएं। ये आपके जो मेंस एग्जाम है इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो हम इसमें सिर्फ कंटेंट को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो PYQs है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका एग्जाम है, जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक अलग सी नर्वसनेस होती है एग्जाम में, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो या ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगा के जाते हो, PYQs वगैरह सब कुछ सॉल्व करके जाते हो, तो एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है एग्जाम के टाइम पे। तो वो रिलैक्सेशन आपको एज अ स्टूडेंट ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए आप ये हमारी सीरीज को कंप्लीट देखें। इसके साथ ही जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ये हमने बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपके लिए टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ जो हमारा डेली आंसर राइटिंग का जो टेस्ट है वो भी चल रहा है, आप हमारे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल रखा गया है। सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने बस ये कोर्स लॉन्च किया है। तो और ये कोर्स भी आपके लिए, इस वीडियो के साथ साथ कोर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहां आपको पूरी डिटेल्स विद PDF और PYQ वगैरह सब कुछ वहां पे मिल जाएगी। आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।